हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका कॉमर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करेंगे मैनेजमेंट का। ये तीसरा पार्ट है जिसमें ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में बात करेंगे हम लोग। जो आपके पीजीटी कॉमर्स या जो भी स्टूडेंट 12th की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाला है। दोस्तों, मैंने अपने चैनल पे प्लेलिस्ट बनाया हुआ है जो पीजीटी कॉमर्स, केवीएस, एनवीएस, डीएसएसबी, आरपीएस और ऑल अदर स्टेट के जो भी एग्ज़ाम होते हैं पीजीटी कॉमर्स के, उसके अकॉर्डिंग सिलेबस तैयार किया गया है और उसी सिलेबस के अकॉर्डिंग वीडियो बनाया जा रहा है। आप जो है मेरे प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज अपने क्लास की तरफ बढ़ते हैं। आज के क्लास में सबसे पहले हम बात करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट के बारे में, यानी प्रबंध का उद्देश्य क्या होता है। आइए चलते हैं हम लोग। सबसे पहले मैनेजमेंट का जो पहला उद्देश्य होता है, यानी प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स, प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत प्रबंध क्या काम करती है? बाजार में विक्रय योग्य वस्तुओं और सेवाओं प्रदान करना। प्रबंध का क्या काम है? बाजार में विक्रय योग्य वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना प्रबंध का प्राथमिक काम है, प्राथमिक उद्देश्य है। जो मैनेजमेंट का जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है वो क्या है? बाजार में जो भी विक्रय योग्य वस्तुएं हैं और सेवाएं हैं उनको क्या करना है? प्रदान करना है। ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करने पर उपभोक्ता को वे वस्तुएं और सेवाएं प्राप्त होती है जो वो चाहते हैं और उपक्रम के सहयोगी सदस्यों को प्राप्त प्रतिफल से उनका पारिश्रमिक मिलना संभव हो पाता है। अब देखिए यहाँ पे प्रबंध क्या करती है? ऐसी वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करती है किसको? उपभोक्ता को, जो वो चाहते हैं, यानी कंज्यूमर्स जो भी प्रोडक्ट चाहते हैं। मैनेजमेंट का वो काम है कि वैसे गुड्स को मैन्युफैक्चर करके मार्केट में प्रोवाइड करना ताकि जो लास्ट कंज्यूमर हैं उन तक वो प्रोडक्ट पहुंच सके, और उसके बदले में जो भी उपक्रम के सहयोगी सदस्य हैं उनको क्या मिलता है? प्रतिफल मिलता है या पारिश्रमिक मिलता है। यानी मैन्युफैक्चरिंग करने के बाद जब गुड्स को मार्केट में सेल किया जाता है तो उससे जो भी इनकम होता है या उससे जो भी लाभ होता है उससे क्या होता है? उस उपक्रम में काम करने वाले जो भी कर्मचारी उन्हें प्रतिफल या पारिश्रमिक दिया जाता है। इस प्रकार प्राथमिक उद्देश्य प्रत्येक प्रबंध सदस्य द्वारा किए जाने वाले कार्य का निर्धारण करता है। तो इस प्रकार से जो प्राथमिक उद्देश्य होता है प्रबंध का, वो प्रबंध के जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा किए जाने वाले कार्य का निर्धारण करता है। अब देखिए यहाँ पे प्राथमिक उद्देश्यों के अंतर्गत निम्नलिखित को विशेष महत्व दिया जाता है। यानी मैनेजमेंट का जो प्राथमिक उद्देश्य होता है उसके अंदर वो किन किन बातों पर विशेष ध्यान देती है? तो सबसे पहले ग्राहकों को तुरंत विश्वसनीय एवं प्रतिस्पर्धात्मक वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना। यानी प्रबंध जो है उसका प्राथमिक उद्देश्य में सबसे पहले किन बातों पर महत्व देती है? यानी ग्राहकों के भरोसे को जीतना है, यानी उन्हें क्या करना है? एक विश्वसनीय वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करना है जिससे ग्राहक का उस कंपनी या उस उपक्रम के ऊपर क्या हो? भरोसा बढ़े। ठीक है, चलिए दूसरा जो उद्देश्य है वो क्या है? ऊंची किस्म के उत्पादों एवं सेवाओं को ऐसे मूल्य पर बेचना जो राष्ट्र के सर्वोत्तम हित में हों। अब देखिए यहाँ पे प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत जो दूसरा महत्व पॉइंट है वो क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हो उनकी क्वालिटी या जो भी सर्विसेज हो या सेवाएं हो उनकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए? उच्च किस्म की होनी चाहिए, यानी अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए जो राष्ट्र के हित में सबसे बेहतर हो। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। ग्राहकों में ये विश्वास जमाना कि विक्रय की जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन नवीन एवं आधुनिक विधि से किया गया है। यानी ग्राहकों का ये भरोसा जीतना कि जो भी प्रोडक्शन किया गया है, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाया गया है या जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं वो क्या है? अधिकतम विधि से, यानी मॉडर्न मेथड से उसको क्या किया गया है? तैयार किया गया है। ठीक है, तो ये था मैनेजमेंट का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स। अब हम लोग बढ़ते हैं
सहायक उद्देश्य की तरफ, जो प्रबंध का दूसरा उद्देश्य है। सहायक उद्देश्य प्राथमिक उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। यानी जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होता है वो क्या करता है, जो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव्स है उसको पूरा करने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। वे उन प्रयत्नों के लिए जो कार्य निष्पादन में कुशलता एवं मितव्ययिता में वृद्धि करने के लिए निर्धारित किए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स का जो है उद्देश्य क्या होता है, सहायक उद्देश्य क्या होता है प्रबंध का, कि जो भी प्राथमिक उद्देश्य के अंतर्गत जो भी क्रियाएं की जा रही हैं वो कुशलता के साथ उसका निष्पादन किया जा सके, साथ ही साथ जो है क्या हो, वो मितव्ययी हो, यानी उस पर बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस ना हो जाए। बहुत ज़्यादा एक्सपेंस होंगे तो फिर क्या हो जाएगा, अब गुड्स की लागत भी बढ़ जाएगी, यानी जो भी माल होगा उसकी लागत भी बढ़ जाएगी, फिर उसको क्या करना पड़ेगा, उसकी रिकवरी के लिए उस प्रोडक्ट को ज़्यादा दाम में सेल करना पड़ेगा। ठीक है, लक्ष्यों से अवगत कराते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। विश्लेषण, परामर्श एवं व्याख्या जैसे लक्ष्य सहायक उद्देश्यों के उदाहरण हैं। यानी सहायक उद्देश्यों के अंतर्गत क्या करती है कि जो भी प्राथमिक उद्देश्य में जो भी क्रियाएं कर रही है प्रबंध, सहायक उद्देश्य में क्या होता है, उसका विश्लेषण किया जाता है और उसकी व्याख्या की जाती है, जिससे जो है जो प्राथमिक उद्देश्य है उसको क्या किया जाए, पूरा किया जा सके। ठीक है, इन उद्देश्यों को योगदान इस अर्थ में अप्रत्यक्ष माना जाता है कि वे प्राथमिक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए गए प्रयत्नों में सहायता पहुंचाते हैं। यानी जो सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स होता है वो क्या होता है, इनडायरेक्ट होता है, यानी डायरेक्ट रूप में काम नहीं हो रहा है सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में। सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव्स में सिर्फ यही ऑब्जेक्ट होता है मैनेजमेंट का कि हमारा जो प्राइमरी ऑब्जेक्ट है उसको क्या किया जाए, पूरा किया जा सके। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग तीसरे पॉइंट की तरफ, व्यक्तिगत उद्देश्य यानी पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स। अब मैनेजमेंट का पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स यानी प्राथमिक उद्देश्य क्या होता है, इन उद्देश्यों का अभिप्राय संगठन के सदस्यों के निजी एवं व्यक्तिगत उद्देश्यों से है। अब देखिए यहाँ पे संगठन में काम करने वाले जो भी कर्मचारी होते हैं या जो भी सदस्य होते हैं उनके व्यक्तिगत उद्देश्यों को, यानी उनका जो पर्सनल ऑब्जेक्ट्स है उनको पूरा करना है। ठीक है, ये उद्देश्य प्राथमिक और सहायक उद्देश्यों के अधीन होते हैं। ठीक है, अब जो पर्सनल ऑब्जेक्ट्स होता है यानी व्यक्तिगत उद्देश्य होता है वो प्राथमिक उद्देश्य और सहायक उद्देश्य का क्या होता है, अधीन होता है। यानी प्राथमिक एवं सहायक उद्देश्यों की पूर्ति पर ही व्यक्तिगत उद्देश्यों या तो आर्थिक लक्ष्य और मौद्रिक, पारिश्रमिक या भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति संबंधी लक्ष्य होते हैं, या मनोवैज्ञानिक यथा अपने व्यक्तिगत साधनों के प्रयोग के प्रतिफल के रूप में अपेक्षित प्रतिष्ठा या मान्यता या गैर वित्तीय पुरस्कार हो सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब जो पर्सनल ऑब्जेक्ट्स होता क्या है मैनेजमेंट का, इसको थोड़ा इजी वे में समझते हैं कि पर्सनल ऑब्जेक्ट्स जो होता है मैनेजमेंट का, उसमें क्या है कि जो भी काम करने वाले संस्था में कर्मचारी हैं, ठीक है, उनकी आवश्यकताओं को क्या करना है, पूरा करना है। ठीक है, अब देखिए जो भी, अब एक कर्मचारी की आवश्यकता क्या हो सकती है, जैसे उनको टाइम टू टाइम सैलरी मिल जाना, सही रेट से सैलरी मिल जाना, या डेली वेजेस पे अगर काम कर रहे हैं तो उनको सही टाइम टू टाइम वेजेस मिले, साथ ही साथ जो है सही रेट पे मिले। ठीक है, लेकिन ये, या फिर अगर वो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं तो उनको क्या किया जाए, गैर वित्तीय पुरस्कार भी दिया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो पर्सनल ऑब्जेक्ट्स होता है ये तभी पॉसिबल हो पाएगा जब प्राइमरी और सेकेंडरी ऑब्जेक्ट्स मैनेजमेंट अच्छी तरीके से पूरा कर पा रहा हो, साथ ही साथ इसमें जो काम करने वाले कर्मचारी हैं उनका भी योगदान होना जरूरी है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। चलिए अब देखिए यहाँ पे सामाजिक उद्देश्य, दूसरा क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य। चौथा पॉइंट है ये, मैनेजमेंट का चौथा उद्देश्य है। सामाजिक उद्देश्यों का अभिप्राय एक संगठन के समाज के प्रति लक्ष्यों के और दायित्वों से है। अब देखिए यहाँ पे सोशल ऑब्जेक्टिव्स मैनेजमेंट का क्या होता है कि समाज के प्रति हर प्रबंधक का एक
सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी सोशल जिम्मेदारी होती है उस दायित्व को पूरा करने से। इसके अंतर्गत वे कर्तव्य शामिल होते हैं जो किसी भी संस्था के लिए समाज द्वारा निर्धारित किए जाते हैं, जैसे स्वास्थ्य सुरक्षा, श्रम के साथ अच्छा व्यवहार, मूल्य नियंत्रण आदि संबंधी सामाजिक कर्तव्य हैं। अब जैसे मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्या है कि जिस समाज में यानी जिस एरिया में फैक्ट्री है वहाँ पे जो है ना स्वास्थ्य की अच्छी व्यवस्था हो, वहाँ पे सुरक्षा की अच्छी व्यवस्था हो, ठीक है, वहाँ के जितने भी काम करने वाले जो श्रमिक हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार होना चाहिए। साथ ही साथ जो है उनको सही मूल्य दिया जाए, यानी उनको अच्छा सही वेजेस दिया जाए। इसके अतिरिक्त इन कर्तव्यों में वो कर्तव्य शामिल होते हैं जिनका लक्ष्य सामाजिक और भौतिक विकास करना और वांछनीय सामाजिक कार्यों में योगदान प्रदान करना होता है। अब देखिए, अब और भी सामाजिक रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होती है, जैसे जिस एरिया में कोई भी कंपनी काम करती है उसकी जिम्मेदारी क्या होती है कि वहाँ पे और भी वहाँ के रहने वाले लोगों के लिए क्या किया जाए, या उस एरिया में काम करने वाले जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको क्या किया जाए, अदर फैसिलिटीज़ दिया जाए। जैसे क्या होता है कि स्कूल की व्यवस्था हो, अच्छे स्वास्थ्य हेल्थ केयर के लिए नर्सिंग होम हो या हॉस्पिटल्स हो, ठीक है, उस एरिया में जो है ना सफाई का पूरा ध्यान दिया जा रहा हो, या वहाँ पे रहने वाले जितने लोग हैं उनके लिए क्या किया जाए, रोजगार के अवसर प्रदान किए जाएं। तो ये सब जो है क्या है, एक सोशल ऑब्जेक्टिव्स है किसका, मैनेजमेंट का। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले टॉपिक की तरफ। चलिए हमारा जो अगला टॉपिक है वो क्या है, लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे लेवल्स की, ठीक है, यानी स्तर की बात करेंगे हम लोग। किसकी बात करेंगे, स्तर की, यानी प्रबंध के स्तर, ठीक है। चलिए अब देखिए यहाँ पे प्रबंध के सामान्यतः कितने स्तर होते हैं, 3 स्तर होते हैं, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट, ठीक है। अब देखिए टॉप लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर उसके बाद मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, लोअर लेवल मैनेजमेंट होता है। टॉप लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, चेयरमैन होते हैं, फिर उसके बाद मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं, फिर उसके बाद जनरल मैनेजर्स होते हैं। उसी तरह मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अंतर्गत कौन कौन आते हैं, जैसे डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गया, डिप्टी डिपार्टमेंटल मैनेजर हो गए। और उसी तरह से लोअर लेवल मैनेजमेंट में कौन कौन आता है, सुपरवाइजर्स और फोरमैन आते हैं। उसी तरह से चलिए हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा डिटेल में स्टडी करते हैं कि बोर्ड टॉप लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है और लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे। उच्च स्तरीय प्रबंध, सबसे पहले टॉप लेवल मैनेजमेंट को हम लोग क्लियर करते हैं। उच्च स्तरीय प्रबंध किसी भी संस्था का सर्वोच्च प्रबंध होता है जिसका प्रमुख कार्य नीतियों, उद्देश्यों एवं लक्ष्यों का निर्धारण करना होता है। अब देखिए यहाँ पे कोई भी संस्था हो या कोई भी संगठन हो, ठीक है, उसका किसी भी संस्था का सबसे सर्वोच्च प्रबंध जो होता है, ठीक है, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है। टॉप लेवल मैनेजमेंट मैंने आपको बताया कि कौन कौन होते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर्स होते हैं या फिर जनरल मैनेजर होते हैं। तो जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है उसका जो मुख्य कार्य क्या होता है, जैसे पॉलिसीज़ बनाना, नीतियाँ बनाना, उद्देश्यों और लक्ष्यों का निर्धारण करना, यानी संस्था का जो उद्देश्य है और उसका लक्ष्य क्या होगा, इसका निर्धारण कौन करता है, इसको डिटरमाइन कौन करता है, टॉप लेवल मैनेजमेंट करती है, ठीक है। संस्था का संपूर्ण दायित्व उच्च स्तरीय प्रबंध के कंधों पर होता है, यानी जो टॉप लेवल मैनेजमेंट होती है उसी के ऊपर पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है किसी भी संस्था को चलाने की, ठीक है। अब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही सारे काम को करती है, जैसे किसी भी काम को करने से पहले जो योजना बनता है या एक संगठन का निर्माण होता है, ठीक है, या फिर सारे एम्प्लॉयज़ पे कंट्रोलिंग का काम हो, ठीक है, ये सब जो है किसके द्वारा होता है, स्टाफिंग का काम हो, ये सब टॉप लेवल मैनेजमेंट ही करती है।
आगे बढ़ते हैं हम लोग। उच्च स्तरीय प्रबंध में मुख्य रूप से संचालक मंडल और मुख्य कार्यकारी अधिकारी को शामिल किया जाता है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, और फिर उसके बाद क्या होते हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर और चेयरमैन होते हैं। मुख्य कार्यकारी अधिकारियों को विभिन्न नामों से जाना जाता है। अब जो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होते हैं उसमें क्या क्या हो सकता है, मैनेजिंग डायरेक्टर्स हो सकते हैं या फिर जनरल मैनेजर्स हो सकते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले पॉइंट की तरफ। चलिए अब देखिए यहाँ पे दूसरा क्या है, मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट। आइए देखते हैं मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है। मध्य स्तरीय प्रबंध उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच स्थित होता है। यानी जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होता है वो टॉप लेवल मैनेजमेंट और लोअर लेवल मैनेजमेंट के क्या होता है, बीच होता है। इसके अंतर्गत विभाग अध्यक्ष एवं उप विभाग अध्यक्ष को शामिल किया जाता है। यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन होते हैं, ठीक है, विभाग अध्यक्ष या उप विभाग अध्यक्ष को शामिल किया जाता है। कुछ बड़े आकार वाले संगठन में मध्य स्तरीय प्रबंध को 2 भागों में बांट दिए जाते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो बड़े आकार वाले संगठन होते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, वो अपने मिडिल लेवल मैनेजमेंट को भी क्या करती है, 2 भागों में बांट देती है। जैसे सबसे पहले क्या है, उच्च स्तरीय प्रबंध, उच्च स्तरीय मध्य प्रबंध यानी अपर लेवल मिडिल मैनेजमेंट, और दूसरा क्या है, निम्न स्तरीय मध्य प्रबंध यानी लोअर लेवल मिडिल मैनेजमेंट। प्रथम श्रेणी में विभाग अध्यक्षों और द्वितीय श्रेणी में उप विभाग अध्यक्षों को रखा जाता है। यानी अपर लेवल मैनेजमेंट यानी उच्च स्तरीय मध्य प्रबंध जो होते हैं उसमें विभाग अध्यक्ष होते हैं, और उप विभाग अध्यक्ष वो कहाँ काम करते हैं, लोअर लेवल मिडिल मैनेजमेंट यानी निम्न मध्य स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि मध्य स्तरीय प्रबंधकों का काम सबसे कठिन होता है, क्योंकि इन पर 3 ओर से दबाव रहता है। यानी सबसे जो प्रेशर वाला काम जो होता है वो किसका होता है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट का होता है, और तीनों तरफ से इसके ऊपर क्या होता है, दबाव होता है। जैसे पहला दबाव उच्च स्तरीय प्रबंध की ओर से होता है, यानी अब मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है ना किसके प्रति जवाबदेह होती है, तो ये अपर लेवल मैनेजमेंट यानी उच्च स्तरीय प्रबंध के प्रति जवाबदेह होती है। तो वो क्या करती है, उसके ऊपर फोर्स करती है। वे चाहते हैं कि इनके द्वारा की गई नीतियों और दिए गए निर्देशों के अनुसार काम होना चाहिए। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट क्या चाहती है कि मिडिल लेवल मैनेजमेंट को जो भी आदेश दिया गया था, जो भी निर्देश दिया गया था, उसके अनुसार वो काम करे। दूसरा दबाव निम्न स्तरीय प्रबंधकों की ओर से होता है। अब दूसरा दबाव कहाँ से होता है, निम्न स्तरीय प्रबंधक। वो चाहते हैं कि उनको सुझाव को लागू करके उनके साथ सहयोग किया जाए। अब निम्न स्तरीय प्रबंध क्या चाहती है कि जो भी मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, एक इंटरमीडियरी होता है, यानी बिचौलिया का काम करता है। ठीक है, अब जैसे किसी भी जो है ना पॉलिसीज को तैयार किया किसने, टॉप लेवल मैनेजमेंट ने, तो वो क्या करेगा, अब उसको लागू कराना है, लोअर लेवल मैनेजमेंट के द्वारा काम करानी है, तो वो किसको देगा आदेश, वो आदेश देता है मिडिल लेवल मैनेजमेंट को। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करती है, टॉप लेवल मैनेजमेंट का जो भी आदेश होता है उसको किस तक पहुंचाती है, लोअर लेवल मैनेजमेंट को पहुंचाती है। तो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या चाहती है कि जो भी काम हो वो इसके अकॉर्डिंग हो। ठीक है, तो इस तरह से जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट होते हैं वो तीनों तरफ से घिरे होते हैं, उनके ऊपर क्या होता है, एक डुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी को वो निभाते हैं। चलिए मध्य स्तरीय प्रबंध यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के प्रमुख काम क्या है, क्या क्या काम करती है, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है उच्च स्तरीय प्रबंध और निम्न स्तरीय प्रबंध के बीच कड़ी का काम करना और प्रभावी समन्वय स्थापित करना। यानी मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करता है, एक इंटरमीडिएरी होता है, यानी बिचौलिया होता है टॉप लेवल और लोअर लेवल के बीच, और उन दोनों के बीच वो क्या करता है, एक समन्वय स्थापित करता है, यानी एक कोऑर्डिनेटर के रूप में काम करता है। चलिए दूसरा पॉइंट है उच्च स्तरीय प्रबंध द्वारा निर्धारित उद्देश्यों, लक्ष्यों एवं नीतियों की व्याख्या करना। अब जो भी टॉप लेवल मैनेजमेंट जो है के द्वारा जो भी ऑब्जेक्ट्स निर्धारित किए गए हैं या जो भी लक्ष्य और पॉलिसी नीतियां बनाई गई हैं उसकी क्या करना है, व्याख्या करना है। ठीक है, संगठन के अलग अलग भागों में प्रभावी संतुलन बनाए रखना है। यानी
किसी भी संगठन के जितने भी भाग होते हैं सब में क्या करना है, एक संतुलन बनाए रखना है। अब देखिए यहाँ पे साथ ही साथ जो है, जो भी नियम बनाए गए हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट की तरफ से, यानी जो भी पॉलिसीज़ है, ठीक है, या जो भी नीति बनाई जाती है या फिर जो भी योजना बनाई जाती है, तो इसका काम क्या है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट को ये देखना है कि उस आदेश के अनुसार जो उच्च स्तरीय प्रबंधकों के द्वारा दिया गया है उसके अनुसार हर जगह काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। वास्तविक परिणामों पर नज़र रखना और इनकी तुलना निर्धारित लक्ष्यों से करना, यानी जो भी एक्चुअल रिजल्ट आ रहे हैं, यानी एक संगठन में जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उससे जो वास्तविक परिणाम आ रहे हैं उनकी तुलना करना है, यानी उसको कंपेयर करना है किससे, जो भी निर्धारित लक्ष्य यानी जो हमारा टारगेट है एक संस्था का, ठीक है, उस टारगेट के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट आ रहे हैं एक्चुअल, वो उस टारगेट के अकॉर्डिंग है कि नहीं है, कंपेयर करना, ठीक है। पर्यवेक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करना और उनको अभिप्रेरित करना। अब देखिए यहाँ पे जो भी सुपरवाइजर्स हैं जो निम्न स्तरीय प्रबंध के अंतर्गत आते हैं उनको क्या करना है, ठीक है, ट्रेंड करना है और साथ ही साथ उनको मोटिवेट भी करना है, ठीक है। उपयुक्त विभागों की स्थापना करना, यानी आवश्यकता अनुसार जितने भी विभाग की आवश्यकता है उसको क्या करना है, इस्टेब्लिश करना है। चलिए अब हम लोग चलते हैं निम्न स्तरीय प्रबंध यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट की तरफ। पर्यवेक्षीय या परिचालन या निम्न स्तरीय प्रबंध, सुपरवाइजरी और ऑपरेटिंग और लोअर लेवल मैनेजमेंट, ये प्रबंध के स्तरों के क्रम में सबसे निचला स्तर होता है। यानी जो लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या होता है, वो सबसे निचला स्तर होता है, यानी लोअर लेवल होता है, ठीक है। इस स्तर को अलग अलग नामों से पुकारा जाता है, यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे सुपरवाइजरी और ऑपरेटिंग मैनेजमेंट भी इसे कहा जाता है। पर्यवेक्षीय वर्ग प्रबंध की वो अंतिम कड़ी है जो प्रबंधकीय कर्मचारियों और गैर प्रबंधकीय कर्मचारियों में संबंध जोड़ता है। यानी लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है कि जो भी नॉन मैनेजेरियल एम्प्लॉय हैं, यानी जैसे काम करने वाले जो भी कर्मचारी हैं, ठीक है, और उनका संबंध किसके साथ जोड़ना है, प्रबंधकीय कर्मचारी से जोड़ना है। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट और मिडिल लेवल मैनेजमेंट के साथ क्या करना है, जोड़ना है। इस स्तर के अधिकारियों का प्रत्यक्ष संबंध उन कर्मचारियों से होता है जो काम संपन्न करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट का जो संबंध होता है वो प्रत्यक्ष संबंध होता है, किसके साथ होता है, जो भी किसी भी संस्था या संगठन में काम करने वाले कर्मचारी होते हैं, ठीक है, उनके साथ क्या होता है, इनका प्रत्यक्ष संबंध होता है, ठीक है। चलिए अब हम लोग जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या होता है उसको थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं और रीड कर लेते हैं। चलिए अब देखिए यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट का क्या काम, सबसे पहला काम जो है वो है उच्च प्रबंध द्वारा निर्धारित लक्ष्यों के अनुरूप दैनिक योजनाओं का निर्माण करना। यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो भी निर्धारित लक्ष्य है उसको पूरा करने के लिए वो क्या करता है, डेली बेसिस पे एक प्लान करता है, ठीक है, कि डेली बेसिस पे किस तरह से काम हो ताकि मैनेजमेंट यानी टॉप लेवल मैनेजमेंट के द्वारा जो भी लक्ष्य जो भी टारगेट को डिटरमाइन किया गया है उसको पूरा किया जा सके। चलिए दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। कर्मचारियों को काम सौंपना, उन्हें प्रशिक्षित करने की व्यवस्था करना एवं उनका विकास करना। अब देखिए दूसरा काम क्या है कि लोअर लेवल मैनेजमेंट जितने भी काम करने वाले कर्मचारी होते हैं किसी भी संस्था या संगठन, उनको क्या करती है, काम सौंपती है, साथ ही साथ आवश्यकता अनुसार उन्हें प्रशिक्षित भी करती है और साथ ही साथ उनका विकास भी करती है, यानी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट दोनों का काम करती है। चलिए तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। कर्मचारियों का पर्यवेक्षण करना और उन पर नियंत्रण रखना। अब देखिए यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट क्या करती है कि वो सुपरविज़न का काम करती है। जैसे सुपरवाइज़र वो खुद जो है लोअर लेवल मैनेजमेंट में आते हैं तो वो घूम घूम कर देखते हैं कि सारे कर्मचारी सही प्रकार से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, उन पर क्या करना है, कंट्रोलिंग करना है। चलिए चौथा पॉइंट, उत्पादन कार्यों में लीन कर्मचारियों से प्रत्यक्ष संपर्क स्थापित करना। अब जो उत्पादन
का काम जब चल रहा है तो उसमें जो भी लीन कर्मचारी हैं उनके साथ क्या करना है, डायरेक्ट संपर्क स्थापित करना है। चलिए आगे 5वें पॉइंट की तरफ देख बढ़ते हैं हम लोग। सामग्री, औजारों और मशीनों की व्यवस्था करना, मशीनों की देखभाल एवं उनकी सुरक्षा के लिए आवश्यक उपाय करना। अब देखिए यहाँ पे प्रोडक्शन के लिए जो भी सामग्री की ज़रूरत है या जो भी औजार की ज़रूरत है या जो भी मशीन की ज़रूरत है उसकी क्या करना है, व्यवस्था करना है, ताकि कर्मचारी उसके माध्यम से सारी क्रियाओं को कर सकें। साथ ही साथ जो है मशीनों की देखभाल करना है, उनकी सुरक्षा का ख्याल भी उन्हीं को करना है। चलिए 6ठे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। श्रमिकों को सलाह देना और उनकी सहायता करना। ठीक है, आवश्यकता पड़ने पर जो भी काम करने वाले कर्मचारी उनको एडवाइस भी करना है और उनकी हेल्प भी करना है। चलिए 7वें पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अच्छे मानवीय संबंधों को स्थापित करने के लिए प्रयास करना और श्रमिकों में अनुशासन की भावना जागृत करना। यानी जितने भी काम करने वाले कर्मचारी हैं, ठीक है, उन सबके बीच क्या हो, एक अच्छा संबंध हो। साथ ही साथ जो है उनके बीच अनुशासन यानी डिसिप्लिन भी बनाए रखना है और उनको ये बताना है कि अनुशासन के साथ ही काम करना है और किस प्रकार जो है अनुशासन स्थापित किया जाएगा। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 8, अधिकारियों को प्रतिपुष्टि सूचनाएं देना। यानी जो भी कार्य हो रहे हैं वो क्या करती है, अपने जो उच्च अधिकारी होते हैं, यानी अब लोअर लेवल मैनेजमेंट जो है ना रिस्पॉन्सिबल किसके प्रति होती है, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, तो उनको सूचनाएं प्रदान करना है। चलिए 9वां पॉइंट जो है, कर्मचारियों का मूल्यांकन और उनकी कार्य कुशलता का मूल्यांकन करना और सुधारात्मक उपाय करना। अब कर्मचारियों के द्वारा जो भी क्रियाएं की जा रही हैं उसका क्या करना, मूल्यांकन करना है और मूल्यांकन करने के बाद आवश्यकता अनुसार उसका सुधारात्मक, जैसे कोई भी क्रिया की गई है अगर उसमें किसी भी प्रकार का फॉल्ट पा गया है तो लोअर लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी है कि सुधारात्मक उपाय करेगी वो। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। पॉइंट नंबर 10, श्रमिकों की समस्याओं एवं असुविधाओं से उच्च प्रबंधन को अवगत करना। यानी कर्मचारियों को जो भी समस्याएं आ रही हैं, जैसे मान लीजिए कि मशीन पुरानी हो गई है तो उससे जो है ना प्रोडक्शन का काम करने में बहुत समस्या आ रही है, नई मशीन की आवश्यकता है। ठीक है, तो लोअर लेवल मैनेजमेंट का काम क्या है कि वो उच्च प्रबंधकों को इसकी सूचना प्रदान करेंगे। ठीक है, चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 11, कार्य की दशाओं में सुधार के लिए उच्च प्रबंधक को आवश्यक सुझाव देना। अब जो भी फैक्ट्री में काम हो रहा है, फैक्ट्री में होने वाले काम को ज़्यादा अच्छी तरीके से लोअर लेवल मैनेजमेंट देखती और समझती है, तो आवश्यकता अनुसार वो क्या कर सकती है, जो भी उच्च प्रबंध होती है यानी टॉप मैनेजमेंट होती है उसको क्या करना है, क्या कर सकती है, वो एडवाइस भी करती है आवश्यकता पड़ने पर। पॉइंट नंबर 12, प्रति घंटा परिणामों की जांच करना। यानी जो भी क्रियाएं की गई हैं हर घंटे घंटे वो जांच करता है कि जो भी योजना बनाई गई थी डेली बेसिस पे उसके अकॉर्डिंग काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है या कितने काम अभी भी होने बाकी हैं। और सबसे लास्ट पॉइंट जो है, कर्मचारियों के कार्य एवं उत्तरदायित्व को निर्धारित करना और उन्हें सौंपना। अब यहाँ पे लोअर लेवल मैनेजमेंट की जिम्मेदारी होती है कि वो किस कर्मचारियों को कौन सा काम दे और उसकी योग्यता और क्षमता के अनुसार ही वो क्या करती है, काम को सौंपती है। तो दोस्तों ये था आज का क्लास। आज हम लोगों ने डिस्कस किया ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मैनेजमेंट और लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। अगले वीडियोस में हम लोग मैनेजमेंट के और आगे जो पार्ट हैं उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अलविदा, धन्यवाद।